नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर पटना से है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। सितंबर में ये बहाली की जाएंगी। तेजस्वी यादव के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में जुट गई है और एक साथ 14,000 नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें 8,593 एएनएम नर्सों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं 560 अर्बन हेल्थ काउंसलर को, साथ ही 4,050 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 190 टीबी सुपरवाइजर, 22 डीसीएम और 22 मनोचिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बम्पर बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग एक साथ ये सब कुछ करेगा। करीब 10,000 एएनएम की बहाली की जाएगी। और हमारे सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो सवाल बार बार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा था, कब देंगे नौकरी, क्या माना जाए, शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शिप्रा, न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी थी। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होगी इसी महीने, और उसकी शुरुआत कवायद भी शुरू हो गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कल ही राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की है। और बैठक में एक डिसीजन लिया गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही इसकी शुरुआत कर दी जाए। यानी पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही थी बहाली की, जिसमें एएनएम जो नर्सें हैं उनके साथ साथ अर्बन हेल्थ काउंसलर हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं या टीबी सुपरवाइजर, डीसीएम, तमाम जो पद हैं, यानी तकरीबन 14,000 ऐसे पद हैं जिनकी बहाली सितंबर में लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करना है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो है 10 एएनएम की बहाली महीने में, कुल मिलाकर ये जो सितंबर महीना होगा वो नौकरियों का महीना होगा। उसके साथ साथ उद्घाटन भी कई जगह किए जाएंगे, जिसमें नालंदा के साथ साथ जो मनोचिकित्सक हॉस्पिटल है, जो अरवल, इसके साथ साथ जो है कोइलवर मानसिक अस्पताल है, वहां पर भी जो उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयारी में जुट गया है। इसके बाद अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार है। तो डिप्टी सीएम ने जो लक्ष्य रखा है 10 लाख नौकरी देने का, सीएम नीतीश ने 20 लाख कहा है। तो धीरे धीरे कवायद शुरू हो गई है। इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में सभी नौकरियां बांटी जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और आपको बता दें, नोएडा में ट्विन टावर गिरेगा। 12 सेकंड में ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार हम आपको खबर भी बता रहे हैं, पल पल अपडेट भी बता रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, 3700 किलो बारूद से यह विस्फोट किया जाएगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही वो ट्विन टावर है जो महज 9 सेकंड में धड़ाम होने वाला है। यहां पर गैस की सप्लाई अभी बंद कर दी गई है। 1500 फ्लैट की बिजली काट दी गई है। एहतियातन ये सब कुछ किया जा रहा है। 2 हाउसिंग सोसाइटी की बिजली को काट दिया गया है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब ट्विन टावर धड़ाम होगा, यानी कि करीब आधे घंटे बाद, यानी 2:30 पर ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबेगा और कई साल में खड़ी की गई इमारत सिर्फ 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। कई दिनों से तैयारियां यहां चल रही थी और अलग अलग कैमरों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पहली तस्वीर में आपको ट्विन टावर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वहां पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। दूर से ही यहां पर सभी लोग मौजूद हैं जो उसे देखना चाहते हैं, कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं। ये तस्वीर आप सीधी वहां की देख पा रहे हैं। ट्विन टावर बस आधे घंटे के बाद, यानी 30 मिनट का वक्त बस रह चुका है। 2:30 बजे एक बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा। आपको बता दें, एहतियात के तौर पर यहां पर जो बगल की सोसाइटी थी उसे खाली करा दिया गया है। 2 हाउसिंग सोसाइटी को खाली कराया गया है और इसके साथ ही यहां बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और
कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और आज सबके सामने वो दृश्य होगा, वो पल होगा, क्योंकि सभी सोच रहे हैं कि आखिर जब ये गिरेगा तो किस तरीके का माहौल होगा। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जब ट्विन टावर ध्वस्त होगा तो यहां से जो धुएं का गुब्बार उठेगा वो काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा। उसको लेकर के भी तैयारियां की गई है। तो करीब आधे घंटे के बाद यानी 2:30 पर ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। सिर्फ एक बटन दबेगा और कई साल में खड़ी की गई इमारत सिर्फ 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी। बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट, समीदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी महज 9 सेकंड में धड़ाम। ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। मेट्रो की रफ्तार को अपराधियों ने रोकने की कोशिश की है। मेट्रो यार्ड के चारों तरफ जलजमाव होने की वजह से डकैत नाव के जरिए आए और मेट्रो का सामान उठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद मेट्रो यार्ड में गार्ड की तैनाती की गई और नए निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि प्लांट के आसपास कोई भी छोटी या बड़ी नाव न आए। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मेट्रो की बढ़ती हुई रफ्तार को अपराधियों ने रोकने की कोशिश की है। मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता देख रहे हैं, ये मेट्रो का कास्टिंग यार्ड है जहां नाव पर सवार होकर हथियारबंद अपराधी पहुंचे और गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की। यहां से 20 चैनल समेत जितना कुछ उनके हाथ लगा वो नाव पर सवार करके सब कुछ यहां के से लेके चलते बने। आप देख सकते हैं कि जहां पे ये मेट्रो यार्ड है पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है ऐसे में मेट्रो का काम प्रभावित हुआ है। मेट्रो का काम पूरी तरीके से यहाँ जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर जो अपराधी थे यहाँ पे आए, लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद से जिस तरीके से जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि गार्ड तो पहले भी यहाँ तैनात रहते थे, गार्ड हमेशा यहाँ पे नजर बनाए रखते थे। बावजूद इसके जिस तरीके से डकैती की घटना हुई है, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद नए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे जो गार्ड हैं उन्हें नया निर्देश दिया गया है। क्या कुछ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं ये एक्स ब्यूरो कंपनी के तरफ से यहाँ पर तैनात किया गया हूँ। हम लोग तो पहले से यहाँ इस कंपनी में ड्यूटी पर थे। अभी लूट के बाद क्या कुछ निर्देश दिया गया है कंपनी की तरफ से? हाँ, लूट के बाद हम लोगों को यही निर्देश दिया गया है कि कितने जो भी किनारे में कंपनी के किनारे जो भी अगर छोटा या बड़ा कोई भी नाव लगता हो उन लोगों को बस भगाना है, उन लोगों को लगने नहीं देना है। क्योंकि ये जो लूट की घटना हुई, क्या पहले आप लोग नहीं, पहले तो यहाँ नाव चलता ही नहीं था, काफी कम था। अभी है कि काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण है कि लोग देखा जाता है 1-2 नाव भी इधर चलता है, जिसे हम लोग यहाँ से भगा दिया करते हैं।
बिल्कुल, तो ये यहाँ पे तैनात जो सुरक्षा कर्मी, इनका साफ तौर पे कहना है कि नया निर्देश आया है कि जो ये यार्ड है जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ पे कोई भी छोटी या बड़ी नाव को नहीं ठहरने दिया जाए, क्योंकि नाव के सहारे ही डकैत यहाँ आए थे और डकैती की घटना को अंजाम दिए। बंधक जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें बंधक बनाया और उनके सामने ही जो लोहे का चैनल है, कटिंग मशीन है और तमाम ऐसे सामान जैसे नाव पर लादकर वो यहां से चलते बने, जिसके मद्देनजर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद पुलिस की दिलेरी की खूब सराहना हो रही है। बारून थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान ने सोन नदी में कूदकर एक शख्स को बाहर निकाला। दरअसल बारून थाना क्षेत्र के घुरिया में रात के अंधेरे में सोन पुल से नीचे एक व्यक्ति गिर गया था और घायल होने की वजह से बेहोश हो गया। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने उसे नदी में पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने नदी में कूदकर घायल शख्स की जान बचाई। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। जमशेदपुर के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के लिए इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। प्रोग्राम में झारखंड के कानून विभाग में प्रधान सचिव श्री नलिन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने नए छात्रों का स्वागत किया और यूनिवर्सिटी के नियमों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। सिलेबस के साथ साथ यहाँ पर जो प्रमुखता से हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का यहाँ पर मूलभूत सुविधा को भारी कमी है, मूड कोर्ट नहीं है, किताबों की कमी है। हम लोग कुलपति को इसको पहले आवेदन भी दिए थे कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, लेकिन कुलपति में कान में मतलब रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बीते 49 दिनों से आंदोलन कर रहे जूनियर इंजीनियरों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगाई है। गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे सभी जूनियर इंजीनियरों ने सरकार और तकनीकी सेवा आयोग पर बिना किसी कारण के जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट वापस लेने का आरोप लगाया। सभी चयनित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी नहीं करने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जब उम्मीदें टूटने लगती है, भरोसा उठने लगता है, तो आंदोलन ही एक रास्ता दिखता है। कुछ यही हाल है जूनियर इंजीनियर्स का, जो लगातार पिछले 49 दिन से गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आयोग से गुहार लगा रहे हैं। मामला 2019 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी दी थी और 3.5 साल हो गए, रिजल्ट भी जारी हुआ, लेकिन फिर से रिजल्ट वापस ले लिया गया। जिसके बाद देख सकते हैं सभी चयनित जो जूनियर इंजीनियर हैं अब गर्दनीबाग में 49 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। लगातार ये नारा लग रहा है। तो जरा बात करते हैं, ये बताइए कि 49 दिन हो गए, क्या 50वां दिन उम्मीद दिख रहा है क्या? आयोग के तरफ से 50वां दिन का उम्मीद तो हमें नहीं दिखता, क्योंकि आज तक आयोग का कोई रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों से हालचाल लेने नहीं आया। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे, 4 दिन में रिजल्ट दे देंगे, आप लोग निश्चिंत रहे। कोई ढाढ़स देने के लिए नहीं है। बस हम लोगों को अपनी बदनसीबी पे, अपने बदहाली पे छोड़ दिया गया है। कोई नोडल डिपार्टमेंट नहीं है जिससे आप फरियाद लगाएं? हमारा नोडल डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर का अब बिहार में नहीं होता है। जितने भी कार्य विभाग हैं वो खुद अपने आप में ही नोडल डिपार्टमेंट होते हैं। उन सभी विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग रिक्तियां लेती है और वो अधियाचना भेजती है बीटीएससी को, और बीटीएससी रिजल्ट प्रकाशित करता है। आयोग का क्या जवाब है? आयोग दिन प्रतिदिन टाल मटोल के रवैये पे है और जाने पे वो धमकाते हैं लोग कि आपको जेल भेज देंगे। सर 2019 की वैकेंसी है जो काउंसलिंग वगैरह 2021 में कराया गया और रिजल्ट 3 अप्रैल 2022 को जारी किया गया और सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमको जेई बना करके दोबारा बेरोजगार बना दिया गया। 6 अप्रैल 2022 को रिजल्ट संशोधन के नाम पे वापस ले लिया गया और अभी तक 4 महीने हो गए हैं तो पुनः प्रकाशित नहीं हुआ है रिजल्ट। क्या लग रहा है, डिग्री बेकार तो नहीं जाएगी ना? सर अभी तक यही वास्तविक स्थिति है कि हम बेरोजगार हैं, रोड पे बैठे हैं, डिप्लोमाधारी हैं, मेरिटधारी हैं, डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया और उसके बाद भी हम रोड पे अभी तक बैठे हुए हैं। कारण कुछ पता नहीं चला? क्यों वापस लिया गया रिजल्ट? नहीं, हम लोगों को कोई कारण नहीं बताया गया। बस ये बोला गया कि यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो रिजल्ट को संशोधित कर। शिवानी सिंह। बिल्कुल देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब कि सभी के हाथ में फरियाद भरा पत्र है और कोई डिप्टी सीएम के नाम से, कोई मुख्यमंत्री के नाम से
पत्र लेकर गुहार लगा रहे हैं। 49 दिन हो गए लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कभी ये लोग तकनीकी सेवा आयोग जा रहे हैं, कभी सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम के आवास जा रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। ये संभव कैसे हुआ कि जब रिजल्ट जारी हो गया, हर घर में जश्न मन गया, उसके बाद अचानक रिजल्ट वापस ले लिया गया। अभ्यर्थी अब सवाल भी कर रहे हैं, सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि आखिर हमारी गुहार सरकार कब सुनेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर जिले को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। डीएम ने इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी क्रम में सकरा प्रखंड के सकरा वाजिद पंचायत में वेस्टेज प्लास्टिक के लिए एक प्लांट लगाया गया, जहां पूरे पंचायत से वेस्ट प्लास्टिक को लाकर इसे अलग रूप दिया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक के बोतल और अन्य सजावटी आइटम जैसे गुलदस्ते, डोमैट तैयार किए जा रहे हैं। इसे लेकर पंचायत की महिलाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। लोगों से बात की हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। जिलाधिकारी महोदय का सपना था और उन्होंने सकरा प्रखंड को ही चयनित किया प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए। तो जिलाधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में सकरा प्रखंड चयनित हुआ है और हम लोग 10 अगस्त को इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उनके द्वारा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय का सपना था और उन्होंने सकरा प्रखंड को ही चयनित किया प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए। तो जिलाधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में सकरा प्रखंड चयनित हुआ है और हम लोग 10 अगस्त को इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उनके द्वारा हुआ है। वहीं सकरा प्रखंड के बीडीओ आनंद मोहन ने बताया कि पंचायत की ओर से शुरू किए गए इस विशेष कार्य की सरकार ने भी सराहना की है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं राजगीर से। 2 साल पहले यहाँ पर नल लगा था, लेकिन नल से पानी नहीं मिलती है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नल जल योजना प्रोजेक्ट की पोल खोलती तस्वीर है, राजधानी पटना से सामने आई है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नल लग गए हैं, 2 साल हो गए पर जल नदारद है। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले नल तो ठेकेदार ने लगा दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना। राज्य सरकार के दावे भी हैं कि उनकी नल जल योजना पूरी तरह से सफल है, लेकिन राजधानी के ही कई इलाके हैं जहां की नल जल योजना पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आती है। ये भिकना पहाड़ी और आसपास का इलाका है और यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जहाँ नल तो लगे हैं, नल लगे साल भर हो गए हैं, लेकिन जल नल में अभी तक नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि ये पाइप यहाँ से जो नल जल योजना का है, ये ब्लू पाइप है, ये नल जल योजना का पाइप गया है, लेकिन सिर्फ पाइप ही है और इसमें पानी मैसर नहीं है। तो कहा जा सकता है कि साल भर पहले नल मुहैया हो गया, लेकिन जल अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। ऐसे कई घर हैं जहां पर कि सिर्फ पाइप ही लगे हैं, नल लग गया है, लेकिन जल पूरी तरह से गायब है। तो सरकार के ये दावे कि नल जल योजना पूरी तरह से साफ फेल है, ये बताएंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। कितने दिन पहले यहाँ नल लगा हुआ है? सर, यहाँ नल लगे हुए करीब करीब 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक नल तो लग गया है, लेकिन उसमें पानी एक बूंद भी नहीं आता है। क्या जो लगा है वो क्या बोले हैं कि न पानी नहीं आएगा? नहीं, वो तो बोले कि ना बहुत अच्छा पानी आएगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को पानी का दर्शन नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि नल जल योजना पूरी तरह से ना, ये तो हम समझेंगे कि पूरी तरह से फ्लॉप है, फ्लॉप पूरी तरह से फ्लॉप। और भी लोग हैं, पानी नहीं आता। नल यहाँ पर कब लगा है? 2 साल पहले। हाँ, परंतु पानी जो है अदा कदा कभी कदार गिरता है, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता बस, उससे ज्यादा। आप लोगों ने जो नल जल जो लगाया है उसको बोले थे कि पानी यहाँ नहीं आ रहा है, कब पानी आएगा? लगाना वो ठेकेदार लगा के गया, उसके बाद वो काहे को नजर आएगा? वो काहे को नजर आएगा भाई, उसको क्या जरूरत है? अब उसमें लेकिन राज्य सरकार कह रही है, नीतीश जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से देखिए, हम राज्य सरकार के चाटुकार नहीं है, चाहे उनका सपोर्टर नहीं है, पानी नहीं आता, हम जनता हैं, हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बात साफ। नल में अभी तक जल मैसर नहीं हुआ है, तो कहा जा सकता है कि नल जल योजना यहाँ के लिए सही नहीं है। राज्य सरकार भले ही दावे कर ले कि नल जल योजना पूरी तरह से
सफल है, लेकिन यह सफलता राजधानी के ही इस इलाके में नजर नहीं आती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। गणेश चतुर्थी को लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। पटना में जगह जगह टेंट लगाकर मूर्ति कलाकार भगवान गणेश की प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। राजस्थान का एक पूरा परिवार भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रहा है। महिला मूर्ति कलाकार घूंघट में भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप दे रही हैं। देखिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। चतुर्थी को लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की जा रही है। राजस्थान से जो कलाकार आए हैं वो भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन जो रूप देने वाले कलाकार हैं, सबसे पहले हम आपको उनके वेशभूषा दिखाते हैं। चेहरे पूरे ढके हुए हैं पल्लू से, बावजूद इसके ये भगवान गणेश को अंतिम रूप दे रही हैं। उनकी आंख, उनके गहने सभी कुछ पेंटिंग्स कर रही हैं और वाकई काबिले तारीफ है। पूरा चेहरा ढका है पल्लू से, बावजूद इसके इन्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है और भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। क्या नाम है आपका? राधा। आप ऐसे पल्लू से ढकी हुई है चेहरे को? हाँ, दिखाई दे रहा है। पूरा परिवार है, यहाँ भी एक महिला है जो अपना चेहरा ढककर भगवान गणेश को प्रतिमा को रूप दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गलबी है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम राजस्थान के हैं। कितने सालों से पटना में रह रही हैं? यहाँ तो मेरे मम्मी पापा बहुत सालों से हो गया। 30-35 साल हो गया। हम लोगों का पैदाइशी यहाँ का ही है, पटना का। आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं पल्लू में? नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं। ससुराल वाला आता है ना, तब घूंघट निकालते हैं और यहाँ पर ऐसे रहते हैं मम्मी पापा के पास। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।